Good morning, all of you. I'm Jitendra Singh Parmar, and we were discussing chapter 12, electricity of class 10th science. And we have already covered some of the topics like electric current, electric potential, Ohm's law, factor on which resistance depend, and combination of resistors. And today we are going to cover two topics, heating effect of electric current and electric power. So let's start with the topic heating effect of electric current. Okay, so firstly, before starting this topic, heating effect of electric current, we'll discuss the electrical energy. What is electrical energy? In any of the circuit, किसी भी एक सर्किट में एक कोई सोर्स होता है जो कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन दैट सर्किट. उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स लाइक बैटरी और सेल इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई सोर्स होता है जैसे बैटरी और सेल, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट. इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल. इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. नाउ विल कम टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? जैसे कोई भी हमारे घर में कितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, अगर हम उसके अंदर करंट को सप्लाई करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाता है. तो वो गर्म क्यों होता है? उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ विल फाइंड आउट द रीजन व्हाई द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर गेटिंग हीटेड अप. तो उसको हम देखते हैं. इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, अगर हमारे पास कोई सर्किट है और वो प्योरली रेसिस्टिव है, मतलब सिर्फ उसमें एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड. तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, मतलब वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये तो हो गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने किसी भी सर्किट में अगर हमने करंट को फ्लो करवाया तो उसमें क्या होता है कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं उसके कंडक्टर के थ्रू. अब वो कंडक्टर अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा ऑफर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कॉलिजन होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ऑफर करना मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन. और अगर इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी उतनी ज़्यादा डिसिपेट हो रही है, मतलब वेस्ट हो रही है. तो वो डिसिपेट किस फॉर्म में होती है? वो एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसको कई जगह हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक टोस्टर. तो इन सारी जगह पे हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म हो जाता है. दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ विल कम टूवर्ड्स द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कई बार पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. नाउ अब इसमें होता क्या है? जैसे कोई एक हमने सर्किट कंसीडर किया, उस सर्किट में हमने आई करंट फ्लो करवाया और सर्किट में क्या कनेक्टेड है? एक रेसिस्टर कनेक्टेड है जो कि आर अमाउंट का रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज वी. और उस रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? वी है. और हमने उसमें करंट टी टाइम के लिए फ्लो करवाया है. कितनी देर के लिए? टी टाइम के लिए हमने करंट को फ्लो करवाया है. और लेट टाइम टी टेकन बाय द चार्ज क्यू फ्लो देन द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज. तो जब हमने उस सर्किट में करंट फ्लो करवाया तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज गिवन बाय W इज इक्वल टू क्यू वी. ये हमने पहले भी पढ़ चुका है पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक के अंदर. W इज इक्वल टू क्यू वी होता है. सो इफ द वर्क डन इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो अगर वो वर्क डन किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा, तो हम इस वर्क डन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? H के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड दैट H विल बी इक्वल टू क्यू वी. बट Q इज इक्वल टू कितना होता है? आई टी. क्योंकि ये भी हमने इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में पढ़ा था. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है. द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. देयरफॉर Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू टी. और ये वाली वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी Q की जगह. तो Q की जगह क्या हो जाएगा? वी आई टी. तो H इज इक्वल टू कितना हो गया? वी आई टी हो गया. सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, इसके बाद हमने देखा कि V की वैल्यू तो आई आर के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो ये V की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी एंड विल गेट H इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी. देन विल गेट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. बेसिकली जूल्स लॉ, दिस इज व्हाट नोन एज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. और ये जूल्स लॉ में ये बताता है कि रेसिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है.
तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करता है, एंड एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि हम रूम हीटर में भी देखते हैं, उसमें कॉइल लगी होती है और कॉइल के ऊपर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वो राउंडेड होती है, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है कि उससे किसी भी रेसिस्टर की अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट शो करता है वो। और वो जो रूम हीटर है उसको जितना ज़्यादा देर हम अगर ऑन रखते हैं तो उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करता है। और हमें ये भी पता है कि जो भी रूम हीटर होता है हमारे पास, उसमें उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट भी यूज़ होता है, और इन्हीं तीनों फैक्टर के ऊपर हीटिंग इफेक्ट शो करता है। सो दिस आर द फैक्टर्स ऑन विच हीटिंग इफेक्ट डिपेंड। हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, एंड हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. So this is what known as the Joule's law of heating. Now we'll talk about some practical application of heating effect of electric current. तो इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो होता है इलेक्ट्रिक लैम्प या इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं हम। इसके अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम क्या करते हैं, टंगस्टन नाम का एक फिलामेंट, एक मेटेलिक फिलामेंट हम यूज़ करते हैं जो कि हाईली रेसिस्टिव होता है, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका रेसिस्टेंस ऑफर करता है, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब भी ये मेल्ट नहीं करेगा। तो जब भी हम उसमें टंगस्टन फिलामेंट में से जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो ये इतने ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है कि वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी, वो हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करने लगता है। और इसका जो टंगस्टन फिलामेंट है उसको हम किसके अंदर डाल देते हैं, एक इनएक्टिव नाइट्रोजन, जो बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिव नाइट्रोजन, और अर्गन गैसेस उसके अंदर फिल कर दी जाती है, सो दैट वी कैन अलोंग और प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। जो टंगस्टन है उसकी लाइफ हम बढ़ा सकें। तो इसका एक एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है हीटिंग इफेक्ट का। जब भी हम किसी बल्ब में करंट फ्लो करवाते हैं तो टंगस्टन रेसिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करता है, तो वो ज़्यादा हीट शो करता है और हीट को फिर वो लाइट में कन्वर्ट करके और हमें रोशनी देता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस इज दिस इफेक्ट इज इन फ्यूज़। अभी हमारे घरों में MCBs लगी हुई होती हैं, पहले फ्यूज़ कंडक्टर्स लगे हुआ करते थे, वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते थे। जब भी वहाँ पे करंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता था, जब किसी भी सर्किट में अगर करंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता था तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो रहता था उस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में एक मेटेलिक वायर लगा देते थे। वो वायर किसी भी चीज़ का हो सकता है, लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, इनका होता था, और जब उसके ज़रूरत से ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होता था तो वो मेल्ट होकर टूट जाता था, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन हो जाता था और हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डैमेज नहीं होते थे बिकॉज ऑफ द ओवर अमाउंट ऑफ करंट। तो दीज आर द टू एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक पावर। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड। जिस भी रेट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या फिर डिसिपेट हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक पावर को, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसको बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, QV, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में टाइम, तो Q/T क्या हो जाता है, I हो जाता है, Q/T इज इक्वल टू I, तो हमने Q/T की जगह I रख दिया। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, VI। इसी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। सो और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट, ओके। और पावर को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम V की जगह IR रख देंगे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I²R। और अगर I की जगह हम V/R कर देंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/R। सो दीज टू फॉर्मूलाज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ पावर। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। बट ये वॉट जो यूनिट है ये बहुत छोटी होती है, इसलिए हम हमेशा वॉट यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ वॉट वी आर यूजिंग किलो वॉट, क्योंकि किलो वॉट यूज़ में आ जाती है, थोड़ी बड़ी यूनिट होती है इसलिए। सो इन नॉर्मल प्रैक्टिस 1 किलो वॉट विल बी कंसिडर्ड 1000 वॉट।
नाउ द रिलेशन बिटवीन वॉट एंड जूल, अब वॉट और जूल के बीच में क्या रिलेशन है? पावर का फॉर्मूला अभी हमने देखा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो पावर इज 1 वॉट एंड वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, एंड टाइम इज 1 सेकेंड। सो 1 वॉट कैन बी रिटन एज 1 जूल पर सेकेंड, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, और 1 जूल कैन बी रिटन एज 1 वॉट सेकेंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमें इसका यूज आएगा कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड होता है। नाउ इफ वी हैव टू डिफाइन 1 वॉट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 वॉट, ये इंपॉर्टेंट टाइप का ही एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन 1 वॉट। तो 1 वॉट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई से। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? व्हेन 1 वॉट इज द power consumed by an electrical device that carry 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। मतलब क्या हुआ कि when what is 1 watt? 1 watt is the power consumed by the electrical device। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब 1 एम्पियर करंट यूज़ करता है, उसमें से 1 एम्पियर ऑफ करंट हम फ्लो करवाते हैं और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट का होता है, तब उसको उस पावर को क्या बोलते हैं? 1 वॉट बोलते हैं। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं वॉट। इसी तरीके से हम वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, तो इसी से हम देखते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को हम क्या बोल सकते हैं? पावर इनटू टाइम। और वर्क क्या है? बेसिकली वर्क इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क ही हमारी क्या है? एनर्जी है। तो इस वर्क को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को का फॉर्मूला बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? पावर की यूनिट वॉट और टाइम की यूनिट आर, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं? किलो वॉट यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाती है? 1 किलो वॉट आर, KWH से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। नाउ बट कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? अगर हमने कई बार अपने घरों में भी देखा है, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें यूनिट्स मेंशन की होती हैं कि भाई हमारी इतनी यूनिट हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, तो दैट 1 यूनिट इज नोन एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और वो 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट आर के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट आर कैन बी रिटन एज 1000 वॉट इंटू आर को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 किलोवाट आर कैन बी रिटन एज 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। तो लाइक दिस वे 1 किलोवाट आर कैन बी रिटन एज 3 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 किलोवाट आर कैन बी रिटन एज 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड। बट 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल होता है। अभी हमने पढ़ा कि 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल होता है। सो और 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ पे देखो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आर कैन बी रिटन एज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर. So in next class we'll continue with the numericals based on the topics which we have studied in this chapter. So for the next video you have to subscribe the channel and like it. Thank you.